हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है एडीओ का, उसमें एक चीज़ कॉमन है जो आएगा ही आएगा, वो है बिहार का ज्योग्राफी। इससे आराम से आपका 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए आता ही आता है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सीजीएल का तैयारी करिए, सब में ये काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों। इसका अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो हमारे टेलीग्राम से आ जाएगा। प्लस एक तो चीज़ आपके लिए खासियत, अभी आप लोग ये वीडियो देख ही रहे हैं, प्लस में इसका सारा का जो क्वेश्चन है इसको मैं एक एमसीक्यू क्यूज के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल में भी कराऊंगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए सब शुरू करते हैं सीधे पढ़ाई। पहला टॉपिक है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। बिहार के बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो बिहार का जो भौतिक स्वरूप है इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला, शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर में फैली हुई है, जो हिमालय पहाड़ का भाग है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ में जो पश्चिमी चंपारण की जो है उत्तरी सीमा, वो 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और ये हिमालय पहाड़ का भाग है। सही बात है। हम लोग का जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे शिवालिक पहाड़ का ही भाग है। शिवालिक पर्वत श्रेणी 3 भागों में बांटा गया। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा आपका रामनगर दून है, तीसरा आपका हरहरा नदी घाटी जिसे दून घाटी भी कहते हैं। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में 150 किलोमीटर सापेक्ष रेखा के अवरुद्ध छोटानागपुर पठार के विरुद्ध विस्तार है। जो गंगा का मैदान है उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर के समोच्च रेखा पर अवरोध पे छोटानागपुर के पठार के विजित है। ये तीनों भाग सही है इसका मतलब। चौथा, दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की क्या लिखा है, दक्षिण श्रेणी में रामनगर दून लगभग में 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर, ऊंचाई 240 मीटर है। हरहरा नदी घाटी दून घाटी की लंबाई कितना है। जो हरहरा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितना है, तो 100 कितना है, तो 24 किलोमीटर है और ये समुद्र तल से 140 मीटर की ऊंचाई पर है। जो हरहरा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितना है, 24 किलोमीटर और समुद्र तल से 140 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भी भिकना टोनी दर्रे पर 10 किलोमीटर लंबाई पर विस्तृत है। जो सोमेश्वर श्रेणी है वो बिहार के उत्तरी सीमा पर भिकराटोनी दर्रे पर कितने किलोमीटर चौड़ाई लंबाई पर विस्तृत है, तो 74 किलोमीटर पर है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है। जो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है इसकी शुरुआत आपका त्रिवेणी नहर से होती है और इसकी लंबाई भिकनाटोरी दर्रे तक फैली हुई है। सिंपल सा बात है कि जो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है इसकी शुरुआत आपका त्रिवेणी नहर से होगा और इसका जो लंबाई है भिकनाटोरी दर्रे तक है और ये टोटल आपको 74 किलोमीटर में है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है। जो सोमेश्वर श्रेणी हम लोग कहा है उसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर, 874 मीटर, 874 मीटर और यह समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई देखिए 450 कहेगा। सोमेश्वर श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है ना वो 874 मीटर का है, ठीक है। और जो औसतन जो सोमेश्वर श्रेणी है औसत ऊंचाई वो 450 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन कौन है। सोमेश्वर श्रेणी में जो नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं ना वो कौन कौन है, तो वो आपका सोमेश्वर दर्रा है, भरहरा दर्रा है और भिकराटोनी दर्रा है। ये दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करते। फिर से देखिए कौन कौन है, सोमेश्वर दर्रा, भरदहा दर्रा और भिकनाटोरी दर्रा है और ये सब सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। बिहार के गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में समोच्च रेखा के अवरुद्ध छोटानागपुर पठार का विस्तृत कितना है, तो 150 मीटर है। बिहार में गंगा के मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में समोच्च रेखा के अवरुद्ध छोटानागपुर पठार कितना विस्तृत है, तो 150 मीटर में विस्तृत है। गंगा के मैदान और गंगेय प्रदेश निरपेक्ष जो मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनरी निक्षेप से निर्मित होता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है ना
कि गंगा के मैदान में उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में समीक्ष रेखा के अवरुद्ध छोटानागपुर पठार विस्तृत है। आपका बिहार में छोटानागपुर पठार कितना में फैला हुआ है, तो 150 मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और जो गंगा का मैदान है ना, उसे निपेक्ष मैदान भी कहते हैं, जो क्वार्टरसरी निक्षेप से निर्मित है। किसे निक्षेप है? क्वार्टरसरी निक्षेप से निर्मित है। फिर आता है रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। रामनगर का जो दून है उसके संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो सत्य कथन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, ठीक है। रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। यह समुद्र तल के औसत ऊंचाई 140 मीटर। यहाँ से समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितना है रामनगर दून का? 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में, ये बात सही है, ये जो रामनगर दून है ये सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। ये सोमेश्वर उत्तर के दक्षिणी हिस्से में, तो उत्तरी साइड अपने आप गलत हो गया ना। चलिए अगला देखें। बिहार की क्षेत्र, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर। जो बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपका वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर की ऊंचाई 100 मीटर तक है। वाल्मीकि नगर जो है वो समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है हमारा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कहता है दक्षिण बिहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा, जो दक्षिण बिहार का मैदान है वो पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में मुंगेर के पास सकीना जाता। ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण गंगा मैदान के 4 धारात्विक इकाइयों में विभाजित की गई है। जो दक्षिणी गंगा के मैदान को 4 गो धाराकृत इकाइयों में विभाजित किया गया। जो दक्षिण का मैदान है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा बिहार है, तो 4 जो दक्षिण का जो मैदान है, जो दक्षिण का जो मैदान है उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन है? गंगा का करार, जल्ला और टाल, शहबाज, मगध और अंग का मैदान और गंगा का दक्षिणी सीमांत है। कौन कौन है? गंगा का कराग है, ठीक है, जल्ला और टाल है, शहबाद है, मगध और अंग का मैदान है और गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमांत है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा के तट पे उभरी हुई है। जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वो मुंगेर, सुल्तानगंज, साहिबगंज में गंगा तट पे उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है। जिससे क्या होता है? गंगा उत्तर की ओर मुड़कर विसर्प बनाती है, जिसका सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। सिंपल सा बात कह रहा है ना। जो आपका मुंगेर, जैसे आपका ये बिहार है तो इस कोना में हम लोग का मुंगेर उंगेर पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब गंगा नदी आती है ना तो यहाँ पे विसर्प बनाती है, ठीक है। साहिबगंज में गंगा नदी तट पे उभरी हुई है और यहाँ पे त्रिव विसर्प जो बनाती है वो 150 से 300 मीटर का है। तो सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर बिहार के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तर बिहार के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। उत्तर मैदान के संबंधित, चलिए हम लोग दक्षिण मैदान पढ़े ना, हम लोग उत्तर मैदान पढ़ रहे हैं। उत्तर बिहार के मैदान विभिन्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तर बिहार का जो मैदान है उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे भाबर, उपतराई, चौर, मन, बडांग और खादर। कौन कौन है? भाबर है, उप भाबर, फिर है उपतराई जिसे चौर या मन भी कहते, जो उपतराई का क्षेत्र है उसे चौर या मन कहते हैं, फिर बाडग और खादर है। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। भाबर का जो दलदली भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ और बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखा के निक्षेप द्वारा निर्मित होता है। यह उत्तरी बिहार में 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में फैला हुआ है। फिर आता है बांगड़ क्षेत्र, पुराने जलोढ़ का निक्षेप का क्षेत्र है। जो बांगड़ क्षेत्र है वो पुराने जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिमी भाग में भूमि को ढाल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 14 मीटर तक है। उत्तरी बिहार के मैदान का पश्चिमी भाग और भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर तक है, ठीक है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान के पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है, ठीक है। सभी इसमें सही है। अगला, दक्षिण बिहार मैदान का जलाटान क्षेत्र स्थित कहाँ है?
जलाटान, देखिए दक्षिण बिहार के मैदान में एक जलाटाल क्षेत्र है, वो कहाँ स्थित है? पटना से लखीसराय के मध्य में है, जहाँ बाढ़, डहलिया, मोकामा, फतुआ, बतियारपुर, मोर और सिघोर टेटाल क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी बिहार के मैदान में जलाटाल कहाँ से? पटना से लखीसराय के मध्य में है। इसमें बाढ़ आता है, बढ़िया आता है, मोकामा आता है, फतुआ आता है, बख्तियारपुर आता है, मोर, सिघोर टाल क्षेत्र आते हैं। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प क्या है? जो कैमूर सीरीज में सेल समूह का कल्प क्या है? तो विध्यन कर्म का है। किसका कर्म का है? कैमूर सीरीज में जो कैमूर में जो पहाड़ी मिलती है ना, वो किसका? सीधा सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो वो विध्यन कर्म का है, जहाँ से हमें चूना पत्थर मिलता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता क्या है? नालंदा जिला में जो स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता क्या है? तो इसकी पहाड़ी जो नालंदा में जो राजगिरी और गिरियक की पहाड़ियाँ हैं ना, उसकी विशेषता क्या है? चलिए बताते हैं आपको। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट सिलेट चट्टानों से बनी हैं। राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्वार्टजाइट सिलेट चट्टानों से बनी हुई है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। पूछेगा कि नालंदा राजगीर की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, ऊंचाई की चोटी कौन सी है? तो वो वैभवगिरी है, जो 380 मीटर पर है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी यहाँ स्थित है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। पूछेगा शांति स्तूप किसके पूरब में है? तो विपुलगिरी के पे है, विपुलगिरी पर है। अगला, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये तो बच्चा को याद है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? माने बिहार का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86% है। कितना है? 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि है उसमें बिहार में भारत का स्थान कौन सा है? हम लोग 12वें स्थान पर आते हैं। क्षेत्रफल जो है ना हम लोग का भारत में अगर क्रम में देखा जाए तो हम लोग 12वें स्थान पर आते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित? जो बिहार है वो भारत के कहाँ पे पड़ता है? तो हम लोग उत्तर पूर्व में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? उत्तर पूर्व में पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं ना, जैसे भारत मान लीजिए, ज़्यादा हो गया, यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये उत्तर पूर्व हो गया। निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे समीप कौन है? क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो बिहार के सबसे समीप में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। बाकी अरुणाचल, नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल और झारखंड दूर है, पर पश्चिम बंगाल हमारे क्षेत्रफल के सबसे समीप है। झारखंड में भी तो हो सकता है ना, झारखंड भी तो हम लोग एकदम दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल 88,752 किलोमीटर, बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अगर यहाँ क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे समीप कौन? ओहो, क्षेत्रफल, अब समझे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्षेत्रफल कह रहा है तो बिहार का क्षेत्रफल कितना? 94,000। तो इसके सबसे करीब कौन है? तो पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 88,752 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार के सबसे कब समीप हो गया। वही अरुणाचल प्रदेश का देखिए 83,000 है, झारखंड का 69,000 है, तमिलनाडु का तो 1,30,000, बहुत पार हो गया। तो पश्चिम बंगाल सबसे सामने हुआ। सॉरी, हमको तो समझने में दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कितनी है? जो बिहार राज्य की भू के सबको पता है, ये आयताकार है हम लोग का बिहार है, हम लोग आज बिहार। अब आइए, बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो वो आपका 345 किलोमीटर है। हम लोग का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होगा, आपको याद तो है कि 345 और 483, पर आप भूल जाइएगा कि कौन सा लंबाई था कौन सा चौड़ाई था। तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग का जो है ना, हम लोग में चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। तो लंबाई कम है इसका मतलब कम वाला जाएगा 345, और चौड़ाई ज़्यादा है तो 483 जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं हम। बिहार राज्य के प्रमंडल डिवीजनों की कुल संख्या कितनी बताइएगा? 9 डिवीजन है टोटल। बिहार विभाजन में 15 नवंबर 2000 को पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी, पर अभी जो वर्तमान में हम लोग का बिहार राज्य है वहाँ पे 9 गो प्रमंडल हैं। अब आइए, प्रमंडल और इसमें जिलों की संख्या का मिलान करना है।
कौन सा गलत है ये बताना है, बाकी सही देख लेते कौन कौन है। पटना में 6 जिले हैं, बिल्कुल सही। भागलपुर में 3 नहीं 2 गो जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में 4 जिले आते हैं और दरभंगा में 3 जिले आते हैं। फिर से, पटना में 6, भागलपुर में 2, पूर्णिया में 4, दरभंगा में 3। ठीक है, अब आइए तिरहुत। तिरहुत में कितना आता है, तो 6 गो आता है। तिरहुत में कितना आया, 6 गो। मगध में कितना आएगा, 5 गो जिले आते हैं। कोसी में 3 गो, मुंगेर में 6 गो। मुंगेर में कितना है, 6 गो, 5 गो नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, तिरहुत में कितना आया, 6 जिले। मगध में 5 जिले, मगध में 5 जिले। कोसी में 3 जिले और मुंगेर में 6 जिले आते हैं, ना कि 5 जिले आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या क्या, जो सारण प्रमंडल है उसमें जिलों का सही संख्या कितना है, तो 3 जिले आपको सारण प्रमंडल में मिलेंगे, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज है। आइए इसमें गलत को चुनना है, बाकी सही देखते कौन कौन है। पटना प्रमंडल में जिले कौन कौन है, पटना में कितना जिले मिल रहे थे, तो आपका पटना में 6 जिले मिले थे। देखिए कौन कौन है, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सब हो गया पटना प्रमंडल का। मगध प्रमंडल में कितना है, ये देखिए, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल हो गया, 5 जिले हो गए मगध प्रमंडल में। मुंगेर प्रमंडल में कितना पड़े थे, 6 गो पड़े थे। देखिए, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। कौन कौन, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन पड़ता है, दरभंगा, सहरसा, नहीं इसमें गलत है, दरभंगा प्रमंडल में टोटल 3 जिले पड़ते हैं। कौन कौन है, इसमें तो गलती कर दिया, दरभंगा तो है, फिर इसके बाद आपका मधुबनी पड़ेगा और समस्तीपुर पड़ेगा। सहरसा और सुपौल नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा बताते हैं, क्योंकि सहरसा सुपौल तो बहुत आपका पूरब साइड हो गया ना, तो मधुबनी और समस्तीपुर होगा इधर। बिहार प्रमंडल में तथ्य गलत कौन सा, तो सही कौन कौन है ये देखते हैं। कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, आगे देखिए आगे ना, सहरसा, सुपौल पूर्वी साइड में, जहाँ पे कोसी प्रमंडल जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन है, तो आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। टोटल आपका 6 को पड़ गया। कौन कौन तिरहुत प्रमंडल में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली पड़ गया। जबकि सारण गलत है। सारण में हम लोग पढ़े थे अभी, तुम आप सारण में आप लोग पढ़े थे ना कि 3 जिले पढ़ते हैं सारण में, कहाँ पढ़े थे, सारण में पढ़े थे ना। यहाँ पे मुजफ्फरपुर दे दिए, जो मुजफ्फरपुर आपका तो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता था, ये गलत हो गया। और वैशाली भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, शिवहर भी नहीं पड़ेगा, सिवान तो गलत हो गया, ये पूरा ये 3 नंबर गलत हो गया। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन है, तो अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन आता है, पूर्णिया प्रमंडल में अररिया आता है, किशनगंज आता है, कटिहार आता है और पूर्णिया आता है। कौन कौन, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। कटिहार का याद रखिएगा, कटिहार, किशनगंज, ये आपका नेपाल और आपका पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। बिहार राज्य में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है, 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा प्यारा पश्चिमी चंपारण आता है। कौन सा, पश्चिमी चंपारण में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक बड़े जिलों के समूह का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जो सबसे बड़ा है, 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हमारा गया जी, गया नहीं, अब हमारे उसका नाम बदल दिए हम लोग, क्या कर दिए, गया जी कर दिए हैं। गया जी का 4976 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी चंपारण का 3968 किलोमीटर। फिर रोहतास का 3381 किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण, गया जी, पूर्वी चंपारण और रोहतास में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो वो हमारा शिवहर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा था, पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार के कितने जिलों में अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। जब हम लोग का 2000 झारखंड अलग हुआ ना, तो उसमें बिहार के कितने जिले दे दिए थे, हम लोगों ने टोटल 18 जिले दे दिए थे बिहार के विभाजन के समय। कितना जिले दिए थे, 18 जिले दे दिए थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो हम लोग का 37 हो गया था। फिर हम लोग 38वां जिला भी बनाए थे, 38वां जिला को बनाए थे ना, कब बनाए थे नाम बताते हैं आपको। बिहार का नवनिर्मित जिला अरवल, ये रहा हमने ना 38वां जिला बनाए थे। बिहार में नव सृजित जिला अरवल किस जिले के विभाग से बना था, तो जहानाबाद को काटकर अरवल जिला बनाया गया था। बिहार का जिला जिसके सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, वो कौन सा है,
तो वो रोहतास है। ये जो रोहतास है वो झारखंड को भी टच करेगा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऐसे कोना में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको रोहतास मिलता है। उत्तर में इधर उत्तर प्रदेश आ गया, नीचे में आपका झारखंड आ गया। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, इसकी सीमा जो नेपाल से भी लगेगी उत्तर प्रदेश से, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। अच्छा देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आ गया, इसीलिए नहीं उत्तर प्रदेश से भी लगा, नेपाल से भी लगा। फिर आता है झारखंड की सीमा स्पर्श करने वाले जिलों का सही समूह कौन कौन है। ठीक है, कौन कौन है? जैसे रोहतास, औरंगाबाद, 7 जिले, चलिए 8 जिले टोटल लगते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। टोटल 8 जिले हैं और ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। फिर से देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, ठीक है, याद रखिएगा कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? नेपाल की सीमा को कौन कौन स्पर्श करते हैं ये देखिए, टोटल 7 गो है जो स्पर्श करता है। ठीक है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरलिया, किशनगंज और अरलिया और किशनगंज आता है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम में 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कितना? उत्तर प्रदेश कितना जिले टच करते हैं? 8 जिले टोटल टच करते हैं। कितना जिले करते हैं? 8 जिले करते हैं। कौन कौन? ये देखिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। फिर आता है आपका 8 जिले हो गए टोटल। बिहार का कौन सा जनपद, सॉरी, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड राज्य के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? तो कौन कौन बनाता है? आपका बक्सर नहीं बनाता है, गया बनाता है, जमुई बनाता है, नवादा बनाता है। बक्सर नहीं बनाता है क्योंकि ये क्योंकि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, एक मिनट, उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा लगाता है? अभी हाँ लगाता, वही तुम बोले, क्योंकि बक्सर से ही तो गंगा नदी प्रवेश करती है ना, तो कैसे नहीं लगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद, से हो गया, हाँ, बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, देखते हैं। अररिया तो एकदम करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, पर समस्तीपुर नहीं करता। समस्तीपुर नहीं करता है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल। जिले कितने थे? 38 थे। विभाजन हुआ उसमें 37 था। अररिया नया बना था। कहाँ से बना था? जहानाबाद से। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो भैया 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किसके जयंती पर था? बिरसा मुंडा की जयंती पर। पुराना बिहार कि कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? कितना जमीन दिए थे हम लोग? 45.85% दिए थे। 44 बीपीसी में पूछा है। जो बिहार जो हम लोग झारखंड राज्य बनाए उसमें कितना अपना जमीन दे दिए थे हम लोग? 45.85%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा? भैया जो घटा दोगे, 54% हम लोग के पास जमीन बचा। 54। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो हमारा रांची। रांची हमारी राजधानी है, मतलब झारखंड की राजधानी है। बिहार के शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में जो अभी शहर है वो कितने शहर है? टोटल 199 शहर है। कितने शहर है? जो स्टैचुरी टाउन जिसे कहते हैं ना वो 139 है। ये सेंसस टाउन नॉन स्टैचुरी 160 है। ये जो मैंने सिंपल सा बात है, जिसको आपका जो स्टेशनरी है जिसको सरकार माना है वो टोटल 139, जिसको नहीं माना वो 60 है। 139 मान लीजिए आपका टोटल शहर है, जिसमें से 139 स्टैचुरी है और 60 को नॉन स्टैचुरी है। बिहार में राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है? 44,874 हमारा राजस्व ग्राम है। विलेज कितना है? राजस्व विलेज 44,874 है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? 534 है। विकास सामुदायिक खंड कितना? हम लोग का सामुदायिक खंड 534 को सामुदायिक खंड है। कितना खंड है? 534 है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? 8,398 है। 8,398 बिहार में पंचायतों की संख्या है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार ये बताए थे पंचायतों की संख्या 8,398। समुद्र तल से हमारा समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। हमारा जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट, 173 फीट। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। पटना का स्थानीय नाम क्या है? पटना का स्थानीय नाम, सॉरी, स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय कितना है? पटना मानक समय से आगे है।
भारतीय मानक समय से हम लोग का पटना आगे, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग का जो भारतीय स्थानिक समय है ना, वो आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, और हम लोग का जो पटना है ये नैनीपुर से पूर्व में, तो इधर में आ गए तो हमारा स्थानीय समय से हम लोग 15 मिनट आगे हैं। पर कॉन्सेप्ट में आगे, पर समय हम लोग का सब में एक ही चलता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। उसी तरह कह रहा है कि जो हमारा भारतीय मानक समय से पटना कितना मिनट आगे, तो 15 मिनट आगे है। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सा बिहार से होकर गुजरती है, तो कौन सा देशांतर गुजरती है, 86 डिग्री गुजरती है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा बिहार से होकर गुजरती है, तो 86 डिग्री गुजरती है। बिहार राज्य की सीमा किस देश की को स्पर्श करती है, बिहार राज्य की जो सीमा है वो किस देश को स्पर्श करती है, तो नेपाल को स्पर्श करती है। किसे करती है, नेपाल को करती है। बिहार विस्तृत कहाँ पर है, तो कर्क रेखा के उत्तर में, क्योंकि हम लोग 23 डिग्री से तो ऊपर है ना, तो इसलिए हम लोग कर्क रेखा से उत्तर में आ जाते हैं। बिहार राज्य से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है देखते हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत में राज्यों की संख्या 3 है। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए नीचे दिया भी है, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन, कितने जिले, उत्तर प्रदेश सॉरी झारखंड को 8, उत्तर प्रदेश को 8, पश्चिम बंगाल को 3, नेपाल को 7। चलिए अगला देखें, सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग नेपाल सॉरी बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। बात बिल्कुल सही है, सोमेश्वर श्रेणी करती है। कहाँ पड़ता है, ये पश्चिमी चंपारण का आसपास पड़ता है। बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। एक बात याद रखिए, जो किशनगंज है ये नेपाल को भी करता है, पश्चिम बंगाल को भी करता है। जो कटिहार है ये झारखंड को भी करता है, पश्चिम बंगाल को भी करता है। घुमाता कभी कभी क्वेश्चन, याद रखिएगा। बिहार राज्य की चौदही, चौदही का मतलब सॉरी गलत समझने में, मैंने इसका मतलब होता है कि जिसकी सीमाएं टच करे, ठीक है। उत्तर में हम लोग का नेपाल है, दक्षिणी गलत हो गया, देखते हैं। उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार, बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वो किशनगंज है। आपको बताया था ना, किशनगंज है। देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल का 12वां राज्य कौन है, तो वो बिहार है। बिहार की जनसंख्या के अनुसार भारत तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, बिहार। मैंने हम लोग का क्षेत्रफल के मामले में तो हम लोग 12वें स्थान पर आते हैं, पर जनसंख्या के मामले में हम लोग 3rd स्थान पर आते हैं। देखिए कितना दिक्कत है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार का बेहटा हुआ है, क्या है, तो ये गंगा के उत्तर का मैदान और दक्षिण के मैदान में है। जो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार कैसे बटा हुआ है, देखिए हम लोग का एक चकोर टाइप में बिहार है, आयत की तरह से, और बीच में हम लोग का गंगा नदी है। तो हम लोग का उत्तर का मैदान और दक्षिण के मैदान में हम लोग को बांट देता है बिहार के बनावट को। बिहार के उत्तर मैदान के मैदानी भाग का निर्माण कब हुआ था, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ था। आइए इसका सहायक नदी देखते हैं कौन कौन है। घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बालन है। कौन कौन है, तो उत्तर में जो गंगा, जैसे मान लीजिए गंगा नदी बह रही है ना, तो उत्तर से जो नदी बहती है उसका नाम दिखा रहा है। गंगा, घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बालन। यहाँ तो महानदी भी आना चाहिए था ना, महानदी भी आएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम का स्थित हरहरा नदी घाटी को क्या कहते हैं, बिहार है, बिहार का उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में एक हरहरा नदी घाटी है, उसे क्या कहते हैं, उसे दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। किसका शीर्षक भाग नेपाल और बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में किसे जानते हैं, सोमेश्वर श्रेणी को जानते हैं। बिहार में गंगा के उत्तर मैदान का क्षेत्रफल का विस्तृत कितना है, जो बिहार में जो उत्तर का मैदान है ना, उत्तर जो बिहार उत्तर का मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 56,980 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह दक्षिण भाग का क्षेत्रफल कितना है, 33,670 वर्ग किलोमीटर है। माने उत्तर में ज़्यादा क्षेत्रफल है और दक्षिण में कम है। उत्तर में 56,000 है, दक्षिण में 33,670 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य के मैदानी भाग का कितना विस्तृत है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 90,650 वर्ग किलोमीटर में। बिहार के उत्तरी भाग मैदान में
पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम को दोआब का सही क्रम कौन कौन है? दोआब का सही क्रम कौन कौन होगा? तो घगरा गंडक दोआब, घगरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानदी दोआब। जो उत्तर का जो मैदान है ना, हम लोग का जो ये उत्तर का मैदान है, इसको 3 गो दोआब में बांट दिए। ठीक है, एक बांट दिए हम लोग, घगरा यहाँ से बहती है, गंडक बहती है तो घगरा गंडक का दोआब, एक यहाँ से गंडक और कोसी बहती है तो कोसी गंडक कोसी का दोआब, और यहाँ लास्ट में महानदी आती है तो कोसी और महानदी का दोआब। उत्तर में टोटल 3 गो महाद्वाब है। ठीक है, गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो हम लोग यहाँ पे देखिए, गंगा का यह मैदान है, दक्षिण को बांटे हैं। सबसे पहले आपका इधर में आ जाएगा, यहाँ सोन नदी बहता है तो गंगा सोन का दोआब, फिर बीच में मगध का मैदान और यहाँ पे अंग का मैदान, ये तीनों आता है आपका दक्षिण में। अगला देखिए, बिहार के उत्तर मैदान की ढाल पश्चिमी ढाल के क्या लिखा, बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम में है, कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के उत्तरी मैदान का जो ढाल है वो पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम की ओर, जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे उत्तर पश्चिम की ओर है से उत्तर पूर्व की ओर है। सही बात है, जो हम लोग का जो ढाल है ये उत्तर पश्चिम, जैसे मान लीजिए बिहार है तो उत्तर पश्चिम से आया और कैसे बैठता है? तो दक्षिण पूर्व की ओर बहता है, ऐसे बहता है बिहार का मैदान का जो नदी का ढाल है। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग की ढाल उत्तर में कैसा है? तो दक्षिण में है। उत्तर पूर्वी भाग में बिहार का जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पे ढाल उत्तर से किधर है? इधर से उत्तर दक्षिण, क्योंकि यहाँ सीधे से उतर रही है ना, इसी के लिए। बिहार के पूर्वी भाग में, जो बिहार का पूर्वी भाग है वहाँ पे पश्चिम की ढाल कैसी है? तो अधिक है। बिहार का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग का ढाल कैसा है? तो अधिक है। बिहार का जो पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग का ढाल कैसा है? तो अधिक है। बिहार के दक्षिणी मैदान, दक्षिण गंगा के मैदान के औसत ढाल कहाँ पर है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण मैदान का जो मैदानों के औसत ढाल है, ये देखिए, ये जो बिहार हो गया हमारा, तो यहाँ पे गंगा नदी बहता है तो कहता है जो गंगा नदी के दक्षिण का जो मैदान है इसके औसत ढाल किधर है? तो दक्षिण से उत्तर है, क्योंकि हमारा सारा नदी तो ऊपर ही बहता है ना, जैसे सोन हुआ, कर्मनासा हुआ, पुनपुन हुआ, सब तो उत्तर की ओर बहता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो मात्र 6 सेंटीमीटर है। कितना है? जो हमारा ढाल का जो है ना मैदानी भाग में, वो 6 सेंटीमीटर है। उत्तर गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी सम्मिलित है, किसमें है? रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला से और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला से है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ किसमें? रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला से। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी की चौड़ाई कितना है? तो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है। रामनगर दून की लंबाई तो 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी भाग में मैदान अवस्थित पहाड़ी कितना है? तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट है। बिहार के दक्षिणी भाग में मैदानों की अवस्थित पहाड़ी कैसा? तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में आपको सोमेश्वर पहाड़ी मिलेगा। बिहार में दियरा भूमि क्या कह रहा है? बिहार का जो दियरा भूमि को क्या कहते हैं? तो गंगा के पूरब में ऊंचा टीला है। देरा भूमि क्या होता है ना, जब गंगा नदी जब उफान आता है ना, जब बाढ़ आता है तो वो फिर ऊपर बहती है, फिर बहती है तो अपने साथ गाद लेकर आएगी। पर जब गंगा नदी बैठ जाती है, मतलब मैंने आप तो समझ रहे होंगे, गंगा नदी जब उतर जाती है तो वो भूमि जो उपजाऊ हो गया, उसी भूमि को देरा भूमि कहा गया। ये पूछा है, बिहार का देरा भूमि कहा जाता है? तो गंगा के पूरब में ऊंचा टाल क्षेत्र को, क्योंकि पूरब में ही आता है ना, मेन कोसी और गंगा नदी बाढ़ लाती है, इसी के लिए वहाँ के देरा भूमि कहते हैं। समझ में आएगा मेरे ख्याल से आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है? तो नवीन मोरदार पर्वत है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, वे क्या है? तो नवीन मोरदार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह में है? तो विध्यन क्रम में। जो हम लोग का जो बिहार है ये दक्षिण पश्चिम हुआ, यहाँ पे विध्यन क्रम है। ठीक है, यहाँ पे विध्यन क्रम है। और उत्तर पूर्व में आपका उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व में धारवाड़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसे जल भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चाउर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चाउर कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, जल भरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? चरऊ कहते हैं। चरऊ कहते हैं।
गंगा के मैदानी भाग का काप या मिट्टी के बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियरा। वही बात बोला यहाँ पे जो आपको सब बताए थे। गंगा के उत्तरी मैदान के भाग में काप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहते हैं? दियरा। ये बाढ़ की वजह से बनता है। नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में क्या क्या है भैया? तो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, गिरियक की पहाड़ियाँ हैं और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है। बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लेस्टोसियन काल में हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है, इसका निर्माण किस काल में हुआ? तो प्लेस्टोसियन काल में हुआ। किस काल में हुआ? प्लेस्टोसियन काल में हुआ। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार का सर्वोच्च शृंग क्या है? तो सोमेश्वर का पहाड़ी है। सर्वोच्च शृंग क्या है? तो सोमेश्वर का पहाड़ी है। बिहार का सर्वोच्च शृंग की ऊंचाई कितना है? 874 मीटर है। जो बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो सोमेश्वर पहाड़ी में है, 874 मीटर में है। बिहार में सर्वोच्च शृंग कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार का सर्वोच्च शृंग की ऊंचाई कितना है? तो 874 मीटर है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पारसनाथ की पहाड़ी, इसे सोमेश्वर श्रेणी तो आपका पश्चिमी चंपारण के आसपास है ना, तो ये सब अलग जगह हो गया। बिहार के उत्तर मैदान खंड को किस नदी के दो भागों में बांटती है? बिहार का जो उत्तरी मैदान खंड है तो कौन सी नदी को दो भागों में बांटती है? तो बागमती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्र कार्यालय में पूछा है एक बार। बिहार का उत्तरी मैदान खंडों को दो दो नदी कौन सी नदी दो भागों में बांट देती है? तो वो बागमती नदी है। कितने भागों में? दो भागों में बांट देती है। बिहार राज्य का पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की श्रेणी। पश्चिमोत्तर श्रेणी में कौन सा है? सोमेश्वर की श्रेणी है। फिर आता है आपका गलत कथन को चुनिए। तो सही कथन कौन कौन है? बांका जिला दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। बांका जिला जो है दक्षिणी भाग की एक अवशिष्ट पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। रोहतास की पहाड़ी चूना पत्थर के साथ बलुआ पत्थर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो विध्यन क्रम की चट्टानों से आता है रोहतास की पहाड़ी, ये भी सही है। राजगीर की पहाड़ी प्री कैम्ब्रियन चट्टान के पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पर गलत क्या है? खगड़पुर की पहाड़ी चूना पत्थर की प्रधानता, नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि आपका पूरब साइड पड़ता है ना, और आपका जो जो चूना पत्थर की पहाड़ियाँ हैं ये आपका विध्यन शैली से मिलती है, जो रोहतास और कैमूर के पास है। कौन सा कथन सही है? तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी हिस्सा पर अवस्थित है। सही बात है। जो कर्मनाशा नदी है वो बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ये बात सही होगी। अगला देखिए, बिहार राज्य की औसत समुद्री ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है? तो 53 मीटर का। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 53 मीटर है, 53 मीटर है। 52.73 मीटर एग्जैक्ट है ये। ठीक है, 52.73 मीटर, ऐसे याद कर लीजिएगा, 53 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो 75 किलोमीटर का। जो सोमेश्वर श्रेणी है वो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 75 किलोमीटर का बनाता है। कितना? 75 किलोमीटर का। भूगर्भीय काल में गंगा के मैदान का एक सागर है जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। भूगर्भीय काल में जो गंगा का मैदान था ना, वहाँ पर एक सागर था, उस सागर का नाम टेथिस सागर था। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले किस समूह में पाई जाती है? जो अभ्रक प्रधान की जो आपको शिष्ट चट्टानें हैं ना, वो कहाँ पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा में। यहाँ की जो चट्टानें हैं वहाँ पे आपको अभ्रक प्रधान शिष्ट मिलेगा। पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ियों में इनमें से कौन सी चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार है, क्योंकि हमारा जो शिवालिक पहाड़ी है वो परतदार चट्टानों से बना है, तो हमारा भी पश्चिमी चंपारण में परतदार चट्टान ही मिलेगा। आपको बताना है गलत जोड़ा कौन सा है, तो सही जोड़ा कौन कौन है ये देखते हैं। नालंदा में गिरधरकूट पर्वत है। नालंदा में क्या है? गिरधकूट पर्वत है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है। भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं पड़ता, गलत है ये ला। ब्रह्मयोनी झील में बिहार के किस जिले में स्थित? जो ब्रह्मयोनी हिल है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में है। ब्रह्मयोनी जो हिल है
वो बिहार के किस जिले में है? तो गया में। 2022 से पूछा गया है क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ कहाँ मिलता है? तो ये आपको दक्षिण पूर्व में मिलता है। तो कौन सा नहीं है? मुंगेर दक्षिण पूर्व में पड़ता है, जमुई पड़ता है, नवादा पड़ता है, पर जो रोहतास है वो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है और यहाँ पे विंध्यक्रम की चट्टानें है। तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार निम्न में से किस हिस्से का कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। निम्न बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको अपेक्षाकृत पुराना है। रोहतास की पहाड़ियाँ विंध्यक्रम की है। जो रोहतास की पहाड़ियाँ हैं ना, वो विंध्यक्रम की है। बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिमी चंपा बंगाल को स्पर्श करते हैं? बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले। बिहार राज्य के कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? वो 3 जिले हैं। बिहार राज्य के कितने जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं? तो 12 जिले ऐसे हैं। मैंने जो हमारा 38 जिला है ना, 12 जिला को कह सकते हैं भू आविष्ट जिला। मैंने ये ना तो किसी राज्य को स्पर्श कर रहे हैं, ना ही अंतर्राष्ट्र को स्पर्श कर रहे। 12 जिला हमारा ऐसा है। बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियाँ, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। ये सब प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टानें हैं। जो बिहार का दक्षिण पूर्व हिस्सा, जहाँ मुंगेर जिला के पास खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, जमुई है, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा, यहाँ पे कैसा चट्टान आपको मिलेगा? तो यहाँ पे आपको प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टान मिलेगा। फिर आता है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि सोन नदी, दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर कैसा मिलेगा? तो वहाँ पे आपको विध्यनक्रम की चट्टानें मिलेगी जो प्री कैम्ब्रियन युग का है। विध्यनक्रम की चट्टानें मिली जो प्री कैम्ब्रियन युग का है। बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो वो सोमेश्वर का किला है। कितना है? 874 मीटर है, शायद कंफर्म, पर 874 मीटर है। उत्तर बिहार के उत्तर भाग में मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर या मन कहते हैं। इससे संबंधित सत्य कथन क्या है? इससे संबंधित सत्य कथन क्या है? देखिए, मन नदियों की त्वरित प्रवाहिका है जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती है। सही बात है। जो मन जो है वो नदियों की त्वरित वाहिकाएं हैं। जैसे कोई नदी बह के आया, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ऐसे ना कट जाता है, उसी के बाद ये गोकुल झील बनाती है। ये जो जैसे मान लीजिए आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रहा है, ठीक है, फिर होता क्या है कि समय के धीरे धीरे ये कट जाता है, ये इलाका, तो ये अलग हो जाता है, यही इलाका गोकुल झील बन जाता है, गोकुल झील बन जाता है। उपतराई क्षेत्र में गंगा के प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उपतराई क्षेत्र में गंगा के प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उसकी धरातलीय धराकृति तिस्तरी के समान है जिसमें वर्षा के काल में भारी पानी भर जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का नखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर और सुपौल चौर है। क्या क्या बोल रहा है? चौर का प्रमुख उदाहरण है पश्चिमी चंपारण का नखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर और सुंदरपुर चौर है। मन के प्रमुख उदाहरण पूर्वी चंपारण का टेटरिया मन, मधुपुर मन, पश्चिमी चंपारण का पिपरा मन और सिमरी मन आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है? तो कहाँ लगती है? बिहार के अधिकतम जिलों की संख्या कहाँ लगती है? तो ये झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8-8 जिले लगते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से 3 जिले और नेपाल से 7 जिले लगते हैं। पहले तो एक आंसर ज़्यादा था। 109 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक आता है बिहार की मिट्टियाँ। बोलो खत्म होगा भाई। चलिए आइए, बिहार की मिट्टियाँ। कैमूर बक्सर जिले के में किस मिट्टी की अधिक विस्तार है? जो कैमूर बक्सर का जिला है वहाँ किस मिट्टी की अधिकता का विस्तार है? तो भांगड़ है। कैमूर बक्सर क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो भांगड़ मिट्टी का विस्तार है। कहाँ पर? कैमूर और बक्सर में भांगड़ मिट्टी का। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कचारी मिट्टी से। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वो किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कचारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का 90% क्षेत्र कचारी मिट्टी जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। फिर आता है बिहार के मृदा। वैशाली जिले में कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर जिले में लीची बागान के लिए किस प्रकार की मिट्टी है? तो दोमट मिट्टी।
जो बिहार में जो मृदा जो वैशाली जिले में तंबाकू की खेती होती है, और जो मुजफ्फरपुर में हमारा शाही लीची जो है उसकी खेती होती है, वो कौन सा मिट्टी है? वो दमोट मिट्टी है। सारण जिला में गंगा के तटीय भाग के और देरा क्षेत्र और खगड़िया में मक्के की खेती होती है। देखिए, सारण जिला के जो तटीय भाग है और देरा क्षेत्र और खगड़िया में मक्के की खेती की जाती है, और जो दमोट मिट्टी से मिलती है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है? दमोट, चमटी, चिकनी, बलुई मिट्टी होगी। जो देखे, जो गंगा का मैदान होगा ना, उसका जो मिट्टी होगा वह दमोटी होगा, दिमोटी होगा और चिकनी बलुई मिट्टी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ का मिलेगा? मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, दरभंगा में मिलेगा। ऐसे याद रखिएगा, यह मिट्टी आपको सारण में, मैंने आज का छपरा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में भी पाई जाती है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। फिर आता है दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाएगी? जो दलदली मिट्टी होता है ना, वो आपको सुपौल में मिलेगा, किशनगंज में मिलेगा, सीतामढ़ी में मिलेगा। ये सब कहाँ है? ये तराई क्षेत्र है, वहाँ पे दलदली मिट्टी मिलेगा। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? जो बाल सुंदरी मिट्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ मिलेगा? तो आपका सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, यहाँ आपको बाल सुंदरी मिट्टी मिलेगा। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ मिलेगा? सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। या पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है। ठीक है। अगला, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बिहार में कहाँ पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, ये जो दक्षिणी बिहार है, और दक्षिणी बिहार में बाढ़ कम आता है ना, इसीलिए वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? जो उत्तरी जो गंगा का मैदान है वहाँ कौन सी मिट्टी नहीं मिलेगी? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी तो बहुत जरूर मिलेगी, बल सुंदरी भी मिट्टी मिलेगी, दलदली मिट्टी भी मिलेगी, पर जो पलथर मिट्टी होता है, बलथर मिट्टी, वो नहीं मिलेगा आपको उत्तर में। बिहार में लेटेराइट मिट्टी के किस भाग में पाया जाता है? तो छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। जो बिहार में जो लेटेराइट मिट्टी मिलता है ना आपको, वो छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। फिर आता है बिहार के किस भाग में आपको अपोड़ मिट्टी की प्रधानता है? बिहार के किस भाग में अपोड़ मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस भाग में आपको अपोड़ मिट्टी की प्रधानता मिलेगी? गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की चमकीला प्रतीत होता है? तो नवादा में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की चमकीला प्रतीत होता है? तो वो नवादा में प्रतीत होता है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो केरल या केवाल मिट्टी। बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? केरल या केवाल मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। 5 से 7 किलोमीटर लंबी पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में। बिहार के 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के तराई क्षेत्र विस्तृत है कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी में, अररिया में, किशनगंज में है। बिहार के भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? जो बिहार का जो भांगर मिट्टी है वो आपको कहाँ मिलेगा? पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगा? पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। ठीक है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ मिलेगा? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। आप लोग क्यों जरूर लगाइएगा हमारे टेलीग्राम में चढ़ मैंने पहुँच कर, क्योंकि बहुत जरूरी है क्यूज लगाना, ताकि आपको क्वेश्चन को रिपीट करके याद कर सके। यह मिट्टी निर्माण के दक्षिणी भाग का आरंभ हुआ था। यहीं से यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग में आरंभ होता है। ठीक है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पे मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो वो आपको 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पे मिट्टी का विस्तार कहाँ से? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। फिर आता है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? रोहतास में, गया में, पटना में, मुंगेर में, भागलपुर क्षेत्र में आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। ठीक है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत किसके लिए है? भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी सकर्णी पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग में 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ से है?
पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़िया में है। क्या बोलते हैं ये देखिए, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी है जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है? पटना में, बाढ़ में, मोकामा में और बढ़िया में है। इस क्षेत्र को ताल की मिट्टी, जो ये जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको ताल की मिट्टी मिलेगी, ताल की मिट्टी। बिहार के बलुई मिट्टी, बिहार का जो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर की पठारियों में। बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है। बिहार के बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है कैमूर क्षेत्र में। बिहार का जो बलथर मिट्टी क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है? तो बलथर मिट्टी आपको कैमूर क्षेत्र में मिलेगा। बलथर मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है। बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल और पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो कोसी और महानदी का घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो कोसी और महानदी घाटी में, गंगा की घाटी में और गंडक की घाटी में है। ठीक है। बिहार में भाबर के मैदान का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चंपारण और उत्तर पश्चिमी भाग कहते हैं। बिहार के भाबर के मैदान के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चंपारण के पश्चिमी भाग को, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग को कहते हैं। बिहार के पर्वतीय पादी मिट्टी, पर्वतीय का जो पाद मैंने पर्वत के नीचे जो मिट्टी मिलता है ना, पर्वतीय पादी मिट्टी का विस्तार को क्या कहते हैं? तो भाबर का क्षेत्र। जैसे मानिए पर्वत खत्म हो, इसी को पादीय कहा गया और इस मिट्टी को भाबर का क्षेत्र, सॉरी, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो भांगर जो मिट्टी है वो सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? तो पूर्णिया में, सहरसा जिले में, कोसी क्षेत्र में मिलेगा। भांगर मिट्टी कहाँ मिलेगा? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मिलेगा आपको भांगर मिट्टी। बिहार में भांगर मिट्टी प्रमुख फसल पैदा की जाती है जिसका समूह कौन कौन है? जो भांगर मिट्टी वह क्या क्या होता है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। याद रखिएगा मेन जूट, जूट से आप इसको अलग कर लीजिएगा। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी की फसल कौन से मिलती है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। धान, गेहूं, गन्ना और चना मिलती है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधानता क्या है? बिहार के जो ताल मिट्टी है उसकी प्रधानता वाला फसल कौन है? तो तिलहन, दलहन, तिलहन का गेहूं। जो ताल मिट्टी है उसमें कौन कौन सा उगता है? दलहन उगता है, तिलहन उगता है और गेहूं उगता है। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सा है? तो गन्ना, धान, पटसन है। बिहार के तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन है? गन्ना है, धान है, पटसन है, ये तीनों है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन है? जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन फसल उगता है? गेहूं, धान, ईख माने कि आपका गन्ना, चना, अरहर, बाजरा। क्या क्या उगता है? धान, गेहूं, ईख माने गन्ना, चना, अरहर, बाजरा उगता है जलोढ़ मिट्टी में। बिहार की खादर मिट्टी में क्या क्या उगता है? धान, गेहूं, गन्ना, जूट। खादर मिट्टी में क्या क्या उगता है? धान और गेहूं सब जगह उगता है और गन्ना और जूट से याद रखिएगा, गन्ना और जूट। इसमें आपको मेन क्रॉस मेथड से ही आपको याद करना पड़ेगा। खादर मिट्टी, गन्ना और जूट और धान, गेहूं तो सब में है आपका। बिहार के बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन है? तो अरहर, ज्वार, बाजरा है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन है? अरहर, ज्वार और बाजरा है। अरहर, ज्वार, बाजरा है। कापर मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। आपको जो कॉपर मिट्टी की प्रधानता है वो किस जिले में मिलेगा? काप मिट्टी की प्रधानता भागलपुर में मिलेगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो केवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाल मिट्टी कहते हैं। गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कचारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश भाग किससे आच्छादित है? तो कचारी मिट्टी से है।
फिर आता है साधारणता बिहार में मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई होती है 1500 से लेकर 3000 मीटर तक। जो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है उसकी गहराई कितना तक है? 1500 से लेकर 3000 मीटर तक मिलेगा। कितना से कितना? 1500 से 3000 मीटर तक मिलेगा। इनमें सॉरी इनमें से किस जिला में दियरा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है? तो खगड़िया में है। दियरा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता कहाँ मिलेगा? तो खगड़िया में मिलेगा। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो भैया कौन कौन मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदान में? नवीन जलोढ़ पाई जाएगी, बाल सुंदरी पाई जाएगी, दलदली पाई जाएगी। जो बलथर मिट्टी है ना, ये कैमूर और रोहतास में मिलता है विद्यन क्रम के कारण। बिहार के किस जिले में भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र को कहते हैं। भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगा? पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपको मिलेगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोट स्लेप्ट मिट्टी पाई जाती? कौन सा? पीडमोट स्वैप मिट्टी। पीडमोट स्वैप मिट्टी कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। पीडमोट स्वैप मिट्टी मिलेगा। बिहार में लाल बलुका मिट्टी कौन सा? बिहार का जो लाल बलुका मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको कैमूर, रोहतास, पठारी क्षेत्र में मिलेगा। बिहार में लाल बलुका मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर और रोहतास, पठारी क्षेत्र में मिलेगा। खत्म हुआ मिट्टी 45 का। अब आइए अपरवा तंत्र और नदियाँ। सबसे पहले गंगा नदी पढ़ेंगे। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है? तो चौसा बक्सर के निकट। बक्सर ठीक मत मारिएगा, ये चौसा के निकट करती है। चौसा बक्सर के निकट करती है, बिहार में प्रवेश करती है माँ गंगा। कहाँ से? चौसा बक्सर में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जो बिहार राज्य है वहाँ गंगा के किनारे कितने जिले हैं? तो टोटल 12 जिले हैं। कितना जिले हैं? 12 जिले। ही बताते कौन कौन जिले हैं? हमारा बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपको कौन सा नदी है जो फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो हमारी पुनपुन नदी मिलती है। कौन कौन फतुहा के पास गंगा में कौन मिलती है? पुनपुन नदी मिलती है। कौन मिलती है? पुनपुन नदी मिलती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भैया अपना राजधानी पटना शहर में। फिर आता है बिहार के गंगा नदी में सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और कर देता, शतक मार देता, सॉरी। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में है। और द्वितीय स्थान में हमारा भागलपुर, वाह मेरा घर, सॉरी, द्वितीय स्थान भागलपुर में 91 किलोमीटर में है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कहाँ कहाँ बहती है भैया? दरभंगा, मुंगेर में बहती है गंगा नदी, सही बात है। तिरहुत सारण में है, पूर्णिया भागलपुर में है, पर कोसी मगध में आपका गंगा की नदियाँ नहीं बहती है। कोसी मगध में नहीं बहती है। गंगा नदी का बिहार से लंबाई कितना है? गंगा नदी का बिहार का लंबाई तो 445 किलोमीटर है। जो गंगा नदी है ना बिहार में 12 जिलों में टोटल 445 किलोमीटर बहती है। और नदी का अपरवा क्षेत्र देखा जाए तो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो नदी मानी 445 किलोमीटर बहा, फिर यहाँ से अलग अलग जो नदी सब मिल रहा है, टोटल को अपरवा क्षेत्र कहते हैं। वही कितना है? तो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो हमारी कोसी है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो हमारी कोसी है। कौन है? कोसी सबसे उत्तरी सहायक, याद रखिएगा यहाँ पे उत्तरी सहायक है। उत्तरी सहायक सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो कोसी नदी है। निम्नलिखित नदियों के नदी के गंगा से मिलती है तो कौन कौन नदी मिलता है? गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है। बिहार में आओगे तो गंगा से मिलोगे नहीं, सबको मिलना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ नहीं बहती है? तो उत्तर की तरफ कौन नहीं बहती है? गंडक उत्तर में बहती है, घघरा उत्तर में बहती है, कोसी उत्तर में बहती है। पर हमारी जो सोन नदी है ये दक्षिण से आती है। कहाँ से आती है पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऐसे भी कोई कमेंट करता नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण के तरफ से
नहीं मिलती है, तो आपको बताना कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा के दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है। तो कौन कौन मिलती है भैया? तो क्यों नदी मिलेगी, फल्गु मिलेंगे, सोन मिलेंगे, बागमती उत्तर से आएंगे भैया, आपको हम उत्तर से मिलेंगे। बागमती नदी का उद्गम नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो बिहार के सबसे पश्चिमी में गंगा से मिलती है। जो सबसे पश्चिम में गंगा से कौन मिलती है? तो घघरा। घघरा। सबसे पूर्व का बोले तो कौन है बताइए? तो महानंदी। महानदी नहीं नहीं क्या बोलते हैं, महानंदा, महानदी, 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 सॉरी। सबसे पश्चिम में कौन मिला? घघरा। सबसे पूर्व में महानदी है। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व नदी में मिलती है। महानंदा। महानदी बोल रहे थे, महानंदा इसको कहते हैं, नदी और नंदा में कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। महानंदा। सबसे पूर्व में कौन है? महानंदा। महानंदा का उद्गम अब वह अपना दार्जिलिंग से होता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से होता है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम में बिहार में गंगा के नदी से मिलती है? तो वो है आपका सोन नदी। पश्चिम में बिहार में कौन मिलती है? तो सोन नदी मिलती है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग का वह कौन सा नदी है जो सबसे पूर्व नदी में गंगा से मिलती है? तो पूर्व में कौन मिलती है? तो चादर नदी, चंदन। यहाँ लिख रहा है चांदन, यहाँ लिख रहा है चंदन, एक ही होगा। ये देवघर पहाड़ियों से निकलती है। जो बिहार है ना, सबसे पूरब में आपको मिलेगा, क्योंकि देवघर बगल में है तो देवघर से आ जाता है, साहिबगंज देवघर से चांदर नदी सबसे पूरब में मिलता है, ये दक्षिण पूरब में। उत्तर बिहार मैदान के सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा है। बिहार में महानंदा को गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। बिहार में घघरा नदी का कहाँ से मिलती है? तो छपरा के निकट में। बिहार में जो घघरा नदी है ना, हमारी जो घघरा नदी, वो गंगा में कहाँ मिलेगी? छपरा के निकट मिलेगी। कर्मनाशा को विंध्य पहाड़ी से निकलती, जो कर्मनाशा नदी हमारी है वो विंध्य पहाड़ी से निकली, और बिहार के किस जगह पे गंगा में मिल जाएगी भैया? चौसा में मिलेगी। चौसा से ही, आपको पता है ना, जो चौसा जो है यहीं से बिहार में गंगा प्रवेश करती। चौसा किस में पड़ता है? बक्सर जिला में पड़ता है। और वहीं पे आपका कर्मनाशा नदी मिलती है। लोग कहता है कि कर्मनाशा नहाने से, पता नहीं हम आ सकते हो, नहाए नहीं है, पता नहीं आप लोग कोई नहाए होंगे तो जरूर बताइएगा। मान्यता है, बाकी अपना अपना सबका मानने का तरीका है। चलिए हटाइए, सॉरी कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग को। उत्तर बिहार की नदियों के पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी से मिलती है। कौन सा समूह सही क्रम को दर्शाता है? क्या कर रहा है? उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से, कौन से भाग से? पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी में मिलती है, तो कौन सा समूह सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और बागमती। कौन कौन दर्शा रहा है? सरयू नदी को ही घघरा नदी कहते हैं। इसी के सामने तो आपका अयोध्या नगरी भी है ना। तो सरयू नदी, फिर गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती नदी, और सरयू नदी को ही हम लोग घघरा नदी भी कहते हैं। ठीक है। हरोहर। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में होते हुए गंगा से मिलती है, उसे बहड़िया में पश्चिम में है। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र होते हुए गंगा से मिलती है, वो बहड़िया के पश्चिम में है। ठीक है। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है, वो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और सकरी है। कौन कौन है? सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी है। कोसी नदी, कोसी गंगा में कब मिलती है? जो कोसी है गंगा में कहाँ से मिलती है? तो खगड़िया के निकट से। कोसी गंगा में कब मिलती है? तो खगड़िया के निकट मिल जाती है। गंडक नदी हिमालय के किस स्थान पे गंगा से मिलती है? जो गंडक नदी है वो बिहार में किस स्थान पे गंगा से मिलती है? तो पटना के निकट। जो गंडक नदी जो है ना, हमारी गंडक नदी, वो गंगा में कहाँ मिलेगी? पटना के निकट मिलेगी। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा से मिलती है? फतुआ में। जो पुनपुन नदी है वो गंगा से कहाँ मिलेगी? फतुआ में। कहाँ मिलेगी? फतुआ में। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो पटना के पश्चिम में मनेर में। जो सोन नदी है ना, वो आपका गंगा से मिलती है पटना के पश्चिम में मुनेर में। यहाँ प्रमुख नदी के सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी पटना के पश्चिम में मुनेर के पास आकार में आके मिलती है। सॉरी। बिहार के घघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो छपरा के निकट। बिहार के घघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो छपरा के निकट। घघरा नदी कहाँ मिलेगी? छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। बूढ़ी गंडक जो नदी है गंगा में कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंडक
मुंगेर के उत्तर में मिलती है। बूढ़ी गंडक कहाँ मिलेगी? मुंगेर के उत्तर में। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक। हमारा जो मुजफ्फरपुर शहर है ना, वो बूढ़ी गंडक के सामने बसा हुआ है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व भाग में बहती है। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। बागमती नदी जो है बिहार में गंगा में से कहाँ मिलेगी? मुंगेर के उत्तर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मुंगेर के उत्तर में मिलेगी। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा से मिलती है? तो मनिहारी के थोड़ा पूरब में। महानदी जो है बिहार में उत्तर में बिहार के कहाँ मिलती है? तो मनिहारी के थोड़ा पूरब में मिलती है। निम्न बिहार के निम्न में से किस समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर में आकर मिलती है? तो वो गंडक, कमला और बागमती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियों के गंगा के अथवा उसके सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर प्रवाहित होती है? तो वो है गंडक, कमला और बागमती है। गंडक गंडक सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? सॉरी, गंडक किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गंगा की सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। क्षेत्रीकरण 2001 का क्वेश्चन है ये। गंडक सहायक नदी है गंगा नदी की। बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदी कौन है? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन है? तो सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन है। बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन है? सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन है। बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदी कौन है? सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन है। कौन सी नदी बिहार में बहती है? कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है? तो वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है? तो वो गंगा नदी है जो बिहार में बहती है। बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो दक्षिणी भाग में बागमती नहीं आती, क्योंकि बागमती उत्तर से आती है। पैराल, फल्गु, पुनपुन बहती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा के मिलने वाली नदियों को आप किसमें शामिल नहीं करेंगे? सरयू तो भैया है, गंडक है, बागमती है। सोन नहीं, क्योंकि सोन दक्षिण से मिलती है और ये अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। जहाँ से सोन नदी निकलती है ना, एक नदी और वहाँ से निकलती है। ठीक है, आप उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आता है गंगा। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 5453 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए अन्य नदियों के स्रोत और कुंड इनका देखते हैं। ठीक है, अन्य नदियों का कौन कौन है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। जो कोसी नदी है बिहार में से कितना लंबी है? 260 किलोमीटर लंबी है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितना है? गंडक नदी 260 किलोमीटर है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदी संगम में बनती है? तो मोहना और नीलांजन नदियों में। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम पर बनती है? तो मोहना और नीलांजन नदियों के संगम पर बहती है। बिहार में कोसी नदी, बिहार का जो कोसी नदी के संबंधित सत्य कथन को चुनिए। बिहार का जो कोसी नदी है उसका सत्य कथन को हमको चुनना है, तो चलिए चुनते हैं, पहले पढ़ते हैं। कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार के जिला सुपौल में प्रवेश करती है और कुरसेमा कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जो कोसी नदी है भीमनगर के पास बिहार के जिला सुपौल में प्रवेश करती है और कुरसेरा कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी सबसे बड़ी विशेषता या इसके पश्चिम के ओर मार्ग परिवर्तन अपसरण है। जो कोसी नदी है वो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन अपसरण कर रही है। ठीक है, 1731 में 1756 में 1731 से 1731 और 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूरब और वर्तमान मार्ग पर चल गई है। कोसी नदी भारत में सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से एक है, क्योंकि कोसी नदी में ना अपना मार्ग बदलते रहती है। बागमती नदी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो बागमती नदी है इसमें कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन कौन कौन है ये देखते हैं। नेपाल के काठमांडू में 16 किलोमीटर उत्तर पूर्वी शिवपुर पहाड़ियों में 1500 किलोमीटर ऊंचाई से उत्पन्न होती है। बिहार में ग्राम सवतरिया के पास सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बिहार में ग्राम सतरवरिया के पास सीतामढ़ी जिले में ये प्रवेश करती है। हयाघाट के पूरब करहे नदी मार्ग में से प्रवाहित होते हुए खगड़िया जिले में खुरमा घाट में कोसी से मिल जाती है ये बागमती नदी। बागमती नदी अब बूढ़ी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदी है।
सकरी और सुमागदी नदी बिहार के किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो नवादा डुमरी ग्राम में। जो सकरी और सुमागदी नदी है ना, बिहार के किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो नवादा के डुमरी ग्राम में। नवादा के डुमरी ग्राम में। सकरी नदी का उद्गम झारखंड के छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग हजारीबाग में है। यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी का उद्गम छोटानागपुर के पठार से होता है। ठीक है। अगला, निम्न छोटानागपुर से उत्पन्न होने वाली ढाबार या तलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो पचाने का। किसका होता है? पचाने का होता है। पचाने का। बिहार की छोटी नदियों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान की। छोटी नदियां हैं ना, उनके संदर्भ में आपको सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, चलिए देखते सभी कथन है। मही नदी एक लघु सरिता है जो गोपालगंज के मसरक प्रखंड के मैदानी भागों से निकलकर चितपोरखर के निकट गंगा में मिल जाती है। घघरी और गंडकी इसकी सहायक नदियां हैं। पेमार नदी मोहनपुर प्रखंड गया के पास गांव दीपूगढ़ के पास से उत्पन्न होकर ग्राम चौरों के पास धोबा से मिल जाती है। क्या क्या बोला? पेमार नदी मोहनपुर प्रखंड गया के ग्राम सिंधुगढ़ के पास से उत्पन्न होकर ग्राम चेहरी के पास धोबा से मिल जाती है। बाया नदी का जन्म तिवाले गोविंदगंज बेगाही और नेपका नाला के पास मरमरा मिल जाने से हुई है। बिहार में 15 से अधिक छोटी छोटी नदियों का समूह अवधारा नदियों के नेपाल में शिवालिक और पादपे भाग में 600 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होकर बिहार के आपस में मिलकर खराई और दरभंगा बागमती नदियों का निर्माण करती है। पुनपुन नदी कैमूर के पठार से उत्पन्न होती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो वो पुनपुन नदी निकलती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन है जो छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो हमारी पुनपुन नदी निकलती है। बिहार के उत्तरी भाग के नदियों में जिसका उद्गम स्थल कौन सा बेमेल है? तो बिहार में कौन कौन सी नदियाँ उद्गम होता है बिहार में? तो कौन कौन है? कोसी हिमालय से आती है, गंडक हिमालय से आती है, बूढ़ी गंडक हिमालय से आती है, बागमती भी तो फिर वहीं से आएगी ना। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन है? सरयू है, घघरा है, महानदा है, बागमती है और कमला के बगान है। सरयू जिसे घघरा कहते हैं, महानंदा, बागमती, कमला, अपेगना, ये भी हिमालय से निकलती है। घघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में। जो घघरा नदी है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण जिले में प्रवेश करती है। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार के एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह पे प्रवेश करती है गंडक नदी? वाल्मीकि नगर से करती है। कहाँ से करती है? वाल्मीकि नगर से। इसी गंडक पे ना आपका गंडक परियोजना त्रिवेणी नहर बना हुआ है। दक्षिणी बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक। गंगा नदी के प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। दक्षिण बिहार के नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन है? पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पलामू के चोहरा पहाड़ी से। जो हमारी पुनपुन नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? पलामू के चोहरा पहाड़ी से होता है। फल्गु जो छोटानागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो मोहर के पास। कहाँ पर? मोहन के पास। क्यूल नदी जो खमडिया हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित है। तो कौन कौन है? फल्गु की, पचाने की और सकरी की, सभी की है। यह बिहार के जमुई जिला के सतपहड़िया के पास प्रवेश करती है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। बरना, अंजुन, महरोहर, हलाहल आदि क्यूल नदियों की सहायक नदियाँ हैं। बिहार में गर्म जल स्रोतों के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है? तो वो राजगीर है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है? तो राजगीर है। बिहार के उत्तर भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां जो गंगा से मिलती है उसे पूरब से पश्चिम के क्रम में बढ़ाइए। तो कौन कौन है? महानंदा पूरब में है, फिर कोसी, बालन और कमला। महानदा, कोसी, बालन, कमला। याद रखिएगा, जो महानंदा नदी है सबसे पूरब में बहती है और घघरा आपको सबसे पश्चिम में मिलेगा। कोसी नदी का अपरवाह प्रणाली कैसा है? आयताकार अपरवाह प्रणाली है। जो कोसी नदी जो बहती है ना, वो आयताकार अपरवाह प्रणाली में बहती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कौन सी है? अपनी कोसी है।
क्या प्यारा नाम है, कोसी, काम फूसी वाला करता है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वो अजय है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वो कौन है? तो वो अजय नदी है। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते हुए सही समूह कौन कौन है? जो राजगीर है वहाँ कौन कौन है? तो सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मुखदम कुंड और गोमुख है। कौन कौन है? सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मुखदुम कुंड और गोमुख है। राजगीर में गर्म जल के अनुकुंड कौन कौन है? सूर्य कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते में जिसका उद्गम स्थल खगड़पुर पहाड़ी में है, सही क्रम कौन कौन सा है? सीता कुंड, सोमेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते में उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी में है, सही क्रम कौन कौन है? सीता कुंड, सोमेश्वर रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। ये मुंगेर जिले में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। बिहार में मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक के सामने। मुजफ्फरपुर शहर कहाँ बसा है? तो बूढ़ी गंडक के सामने। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो घघरा पर है। छपरा शहर कहाँ पर है? तो घघरा नदी पर है छपरा शहर। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? तो फल्गु नदी के किनारे हमारा बोध गया है। कौन सा है? बोध गया है फल्गु नदी किनारे। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों का उनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से वो कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा। जो कमला, बागमती, महानंदा है ना, इसे महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन सा? महाभारत श्रेणी से। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन कौन है? तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी है और उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। सबसे तेज जलधारा भी इसी का है। तेज धारा इसलिए क्योंकि ढलान ज़्यादा होगा, इसलिए तेज धारा है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले में उत्तर प्रदेश की बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो घघरा करती है। उत्तर प्रदेश का देखिए सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण कौन करती है? तो हमारे घघरा नदी करती है। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जानते हैं? तो हमारी गंडक नदी को सदानीरा कहते हैं। गंडक नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत हिमालय से। कमला नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो जयनगर में। जो कमला नदी है बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है? जयनगर में करती है। कमला नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो आपका सोनी है, ढोरी है, बालन है। कौन कौन है? सोनी, ढोरी, बालन। सोनी, ढोरी, बालन, ये कमला की सहायक नदी है। बालन नदी पीपर घाट के निकट कमला नदी में मिलती है। जो है कमला नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो कोसी है। कमला नदी की सहायक नदी कौन है? तो कोसी है। ठीक है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं। तो बराबर की पहाड़ी के निकट। बराबर की पहाड़ी के निकट। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो हमारी कोसी नदी करती है। बिहार के काबर झील स्थित है। बिहार में जो काबर झील है वो कहाँ स्थित है? तो वो बेगूसराय में है। जो काबर झील का, जिसको हम रामसर स्थल भी है, पहला रामसर स्थल था ये, काबर झील बेगूसराय में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में विख्यात है? तो वो कोसी नदी बिहार के शोक है। सही जोड़े की पहचान करना है तो कटिहार जिला में महानदी बहती है। कटिहार जिला में महानदी बहती है। बिहार के घोंगा झील, कौन सा? घोंगा झील कहाँ स्थित है? तो कटिहार जिले में, वहीं पे है ना महानंदा नदी। कटिहार के घोंगा झील भी वहाँ पर है। निम्नलिखित में क्या क्या लिखा? घोंगा झील दरभंगा में स्थित। और जो कोमेश्वर स्थान है, कोमेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। कोमेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? दरभंगा में। और आपका घघरा झील कहाँ पड़ता है? तो ये कटिहार जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पकार मार्ग बनाती है? तो वो बूढ़ी गंडक। विसर्पकार मतलब ऐसे 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 करके बहती है। कौन है? बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोकुर झील पाया जाता है? तो सहरसा में। कहाँ पे आपको सबसे अधिक गोकुर झील मिलेगा? सहरसा में। क्यों? क्योंकि बूढ़ी गंडक उद्गम होता है चंटिया बिहार से। बिहार के स्थित कोकलत जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 47 मीटर। कोकलत जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 47 मीटर है। राजगीर का जो ब्रह्मकुंड की औसत तापमान कितना है? बिहार का जो
बिहार के जो ब्रह्मकुंड की औसत तापमान कितना है? तो 87 डिग्री 87 डिग्री सेल्सियस है। मोकामा टाल सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु का होता है। मोकामा टाल में सर्वाधिक नदी किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी का होता है। किसका होता है बताइए? फल्गु नदी का। भिकना टोरी दर्रे के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहरा नदी। भिकना टोरी दर्रे के पास कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहरा नदी गुजरती है। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे वाले तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी को किया जाता है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी है जो हिमानी से प्रारंभ होती है। ठीक है, फिर आता है गंडक नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई तक बहती है तो 120 किलोमीटर तक। जो गंडक नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा की कितनी लंबाई तक बहती है? तो 120 किलोमीटर तक। जो गंडक नदी है ना वो बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है जो 120 किलोमीटर का है। उत्तर बिहार की किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक किसका मिलेगा? तो बूढ़ी गंडक का मिलेगा। बूढ़ी है पर तेज चलती है बाबू, सबसे तेज धारा है इसका। औसत धारा सर्वाधिक मिलेगा बूढ़ी गंडक का। निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियों के बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक, घघरा। कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घघरा नदी है। कर्मनाशा, गंडक और घघरा नदी है। निम्नलिखित नदियों में किसके तट पर पटना स्थित है? तो भैया पटना गंगा नदी के तट पर। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। दूसरा में कौन था? अपना भागलपुर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों के उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन है? तो कोई नहीं है। क्या लिखा है? बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से कौन कौन होती है? उत्तर की ओर उत्तर की ओर प्रवाहित कौन कौन होती है ना? तो बागमती नहीं है, कमला नहीं है, कोसी नहीं, गंडक नहीं, सब तो दक्षिण की ओर होती है। मैंने कहा रहा ना कौन दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, तो इसमें से कोई नदी नहीं है। चलिए खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर है हमारा जलप्रपात। बिहार के किस जिले में कोकुलत जलप्रपात है? तो कहाँ पर है? नवादा में। बिहार के किस जिले में कोकुलत जलप्रपात है? तो कोडरमा जिले में। उतरने वाली 7 धाराओं से मिलने से कोकुलत जलप्रपात बनता है। नवादा जिले में बनता है। यहाँ पे 7 धाराओं के मिलने से कोकुलत जलप्रपात बनता है। ये कोडरमा पठार से उतरने तक है लोग। ठीक है। भागलपुर जिले में स्थित जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फुलवरिया नदी पर। भोजपुर जिला में स्थित जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फुलवरिया नदी पर। किस पर है? फुलवरिया नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात छान पपार रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो छान पपार रोहतास में है। छान पपार रोहतास में है। दुर्गावती खादर दुर्गावती नदी से बनती है। बिहार में स्थित खुदाई दाह, रकीम कुंड, ओखनी कुंड और सुआर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये रोहतास में है। बिहार में स्थित खुआर दाह, रकीम कुंड, ओखनी कुंड और सुआर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये सब रोहतास में है। खुआरी दाह जलप्रपात असने नदी, रकीम कुंड गया घाट नदी, ओखन नदी, गोपत नदी और सुआर पूर्वी सुआर नदी पर स्थित है। बिहार के रोहतास में स्थित सुखलद्दी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कन्हर पे हुआ है। बिहार के रोहतास में स्थित सुखलद्दी जलप्रपात का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो कन्हर नदी पर हुआ है। रोहतास का ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो काव और धोवा में है। रोहतास का जो ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात है कहाँ पर है? तो काव और धावा में है। रोहतास पठार में स्थित जलप्रपात कौन कौन है? तो देवधारी और तेरह कुंड है। रोहतास पठार पे कौन कौन जलप्रपात है? तो देवधारी है और तेरह कुंड है। देवधारी जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर और तेहर कुंड पश्चिमी सुआर नदी पर स्थित है, संबंधित है। तमासिन जलप्रपात कौन सा? तमासिन जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो महाने पर है। तमासिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महाने पर है। पर्यावरण, वन, जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिहार की जलवायु कैसी है? तो आंध्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु है। कैसे जलवायु है? आंध्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु है। बिहार का आधा
से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु उपोष्ण और आर्द्र है। बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग में समशीतोष्ण कटिबंध स्थित है, इसलिए जलवायु उपोष्ण और आर्द्र है। उपोष्ण और आर्द्र है। कहता है बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसा है, तो आर्द्र है। बिहार का जो उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है, तो आर्द्र है। ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा है, आर्द्र शुष्क है। पूर्वी भाग का आर्द्र था, पश्चिमी भाग का उत्तर मैदान का आर्द्र शुष्क है। आर्द्र शुष्क है। बिहार की जलवायु को कितने मौसम में प्रचलित है, तो शीत, गर्म और वर्षा। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को क्या कहते हैं, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। बिहार में उष्ण मानसूनी प्रदेश में अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो देखो क्या बोल रहा है, बिहार भारत के उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है। वह कहाँ पर है, तो पटना में है। ये उच्च मानसूनी प्रदेश के रूप में, उष्ण मानसूनी प्रदेश के रूप में बिहार राज्य का वह स्थान जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म हो जाता है, तो वो अपना गया जी है। कौन सा है, गया जी है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाले मानसून प्राप्त करते हैं बंगाल की खाड़ी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून कहाँ से प्राप्त करते हैं, बंगाल की खाड़ी से। बिहार में मानसून के लौटना कब प्रारंभ होता है, लौटता कब है, अक्टूबर के मध्य में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से शीतकालीन में वर्षा होती है। बिहार में उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है, तो नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से, नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है, जिसकी रफ्तार कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव रहता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का। वर्षा ऋतु जब होता है ना, तो बिहार के किस मानसून का प्रभाव रखता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का। क्यों नहीं हुआ, ठीक से पूरा पढ़ा दे क्या, छोड़ कर देते क्या, छोड़